सो लेट्स स्टार्ट विथ एसी सर्किट्स के लिए ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछला जो लेक्चर था इसमें हमने एसी सर्किट्स का कुछ इंट्रोडक्शन देखा और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर हमने डिस्कशन किया था कि जब कभी भी हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ आएगा तो मैथमेटिकली हम उसे कुछ इस तरीके की इक्वेशन से एक्सप्रेस करेंगे। E इज इक्वल टू यू मे कंटिन्यू राइटिंग E0 साइन ओमेगा टी, जिसमें ये जो E0 है ये इसका पीक वैल्यू है which can be written as NAB omega, and if required we may also write the equation for current to some extent like this sin omega t plus minus phi। ये जो एडिशनल फेज आ रहा है ये एडिशनल फेज क्यों आता है, इसके रीजंस क्या हैं और कब आएगा और कितना आएगा और प्लस में कब आएगा और माइनस में कब आएगा, ये सारी चीजें हमको बाद में कवर करनी है। फिलहाल जस्ट ऐसे समझ लो कि इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है साइनोसाइडल फॉर्म में हम ऐसे कर सकते हैं, जिसमें ये जो I0 है ये इसका पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। अदरवाइज ये जो वैल्यूज विद इक्वेशन दी गई हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती हैं। टाइम के साथ लगातार इनके जो मैग्नीट्यूड है वो बदलते रहेंगे। तो हमने कुछ अटेम्प्ट्स किए, जैसे कि पहला हमने ये कहा कि अगर फुल साइकिल एवरेज अगर हमको निकालना है तो एवरेज फॉर फुल साइकिल ई एवरेज और फुल साइकिल का मतलब होता है 0 से t टाइम तक के लिए पूरा, तो वो आ जाता है 0। और यही ई एवरेज हम निकालते हैं फॉर हाफ साइकिल। तो आपको याद है ये कितना है? 2 times of E0 divided by pi, which we can just write it as 0.63 times of E0. Now same thing is true for the case of current. अब ये कल पूरा डिस्कशन हो चुका है अपना, जस्ट बिगिनिंग में मैं ये 2-4 बातें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। करंट के लिए भी आप इस तरीके की कुछ चीजें लिख सकते हैं। अब इन सब में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिफाइन की जिसे हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ये एक इक्विवेलेंट वैल्यू होती है जिससे हम पावर डिलीवरी या वर्क या एनर्जी इक्विवेलेंट लेवल पर डेवलप करते हैं। तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में कवर हो चुका है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो ERMS जब हम लिखते हैं, so we just have to write ERMS, it will be equal to E0 divided by √2, या उसी तरीके से IRMS निकालते हैं तो हम लिखेंगे पीक वैल्यू यानी कि I0 डिवाइडेड बाय √2। अब इसका एक प्रोसीजर है, स्क्वायर एवरेज हम लोग यहाँ पर करते हैं इंटीग्रेशन की बेसिस पर। तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्रेस कर चुके हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम बनाना चाहें, चाहे करंट का बनाएं, चाहे यू में से काइंड ऑफ ईएमएफ का बनाएं, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कुछ हद तक इस तरीके से बना सकते हैं, साइनोसाइडल वेव फॉर्म, बिकॉज हम यहाँ पे साइन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 0 हो गया, ये इसका पीक वैल्यू आ जाता है E0, और नेगेटिव पीक वैल्यू भी हम यहाँ पे कहेंगे -E0 एंड सो ऑन। सो लगातार ये जो वैल्यूज हैं फ्लक्चुएट होती रहती हैं टाइम के साथ, और इंस्टेंटेनियस लेवल पे किसी गिवन टाइम पे उसकी वैल्यूज इन पर्टिकुलर इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं, और एवरेज, फुल साइकिल, हाफ साइकिल और ERMS उसके डिस्क्रिप्शंस हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे थे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। आज भी हम सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो सिंपल होंगे। इनिशियल न्यूमेरिकल्स जो मैं आपके सामने रखूंगा वो बोर्ड्स के लिए काफी यूजफुल होंगे। धीरे धीरे करके हम आरएमएस से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस क्लास। Now here we have an alternating EMF which is given by this particular equation. अब ये cos फंक्शन से बताया गया है, so let it be, कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, अल्टरनेट करने वाला कोई भी फंक्शन आप इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, फिर हमसे ये पूछ रहा है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 1/600 सेकंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगा। सो लेट्स यूज दिस पर्टिकुलर कंडीशन। इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को हम प्रॉपर्ली इस्तेमाल करते हैं। वी हैव t इज इक्वल टू 10 cos, let's write this omega as 2 pi into frequency into time instant. So put up the given condition, cos 2 pi, frequency 50 है और टाइम हमको गिवन है 1/600। ठीक हो गई बात?
So we can just cancel with these 0 and 0. This 2, 5 and then again one more 0. So you may get the simplified form of it as cos of pi by 6. Now what is cos pi by 6? Root 3 by 2. So this will become root 3 by 2 and after solution ये 2 यहाँ से कटेगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे. You will be getting an answer of 5 bit. बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है. कुछ हद तक इस तरीके के प्रॉब्लम्स में हम लोग जो ऑसिलेशन में इक्वेशंस के थ्रू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं ना, या वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, वैसा कुछ हद तक हमको यहाँ पर इक्वेशन कंपैरिजन करके करना होता है. ओके, लेट्स टेक अनदर वन. अब जो भी मैं आज आपको बता रहा हूं ये प्रीवियस लेक्चर के साथ लिंक्ड है, तो प्रीवियस लेक्चर आपका देखना बहुत एसेंशियल है, उसके बाद की ये कंटिन्यूटी है. मतलब now we have two coils P and S and they have a certain mutual inductance of 5 millihenry. Now current through primary coil is changing with this particular equation. तो maximum induced EMF कितना होगा, ऐसे कुछ. काफी सिंपल है. देखो, induced EMF जब हम लिखते हैं ना, तो बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं L टाइम्स ऑफ di by dt. ऑफ कोर्स हम यहाँ माइनस भी लगाते हैं, माइनस आना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ कॉन्सिक्वेंस, बट विल जस्ट कंसीडर इट इन मैग्नीट्यूड. अब हमें I के लिए एक इक्वेशन गिवन है और वो इक्वेशन है 10 by pi cos 100 pi t. Now let's simplify. अब इसमें L का वैल्यू देखो हमको कितना गिवन है, 5. So let me just write this as 5 into 10 to the power minus 3. डिफरेंशिएशन में 10 by pi तो नहीं आने वाला, तो वो तो बाहर चला जाएगा. So differentiation will be applied on cos of 100 pi t. ठीक है, अब इसे आप डिफरेंशिएट करें. इनफैक्ट अगर आप शुरुआत से माइनस लगाते भी हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस अब खुद ही कैंसिल हो जाएगा वो आफ्टर डिफरेंशिएशन. सो अब आप इसे डिफरेंशिएट करें. बिफोर डिफरेंशिएशन लेट मी राइट दिस एज माइनस 5 into 10 to the power minus 3 and then again 10 by pi into cos 100 pi t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 100 pi sin 100 pi t. ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन आपको इस मोमेंट पर तो आना चाहिए, इतना मैथमेटिकल कंडीशन क्लियर होना चाहिए, है ना. जैसे cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ना, ओमेगा sin ओमेगा टी माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी. Yes. तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया. अब इसे सिंप्लीफाई कर लें आप. सिंपली ये पाई और ये पाई कैंसिल कर दें, ये यहाँ का माइनस ये आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर देखेंगे 1 0 2 0 3 0, ये 10 to the power minus 3 ये भी निपट गया. तो जब हम इस इक्वेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ तो बच जाता है 5 और उसके आगे हमको मिलता है sin 100 pi t. अब बच्चों इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, 0 sin ओमेगा टी, तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि E0 यानी कि पीक वैल्यू की जगह पे यहाँ पे 5 है और ओमेगा की जगह पे है 100 pi. तो हमें बस पीक वैल्यू का कंपैरिजन करना था. तो हम कह सकते हैं कि पीक वैल्यू करंट सिचुएशन में कितनी है, 5 volt. तो कुछ हद तक जैसे वेव्स के लिए हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ऑसिलेशंस के लिए जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वैसे कंपैरिजन हमें यहाँ पे करने होते हैं. हालांकि जो इक्वेशंस हम लिख रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट की लिख रहे हैं. अब वो एक वेव के नेचर में ही हमको दिखाई देती है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. उसका रिप्रेजेंटेशन आप देखें तो ऑसिलेटरी सिस्टम की तरह ही दिखाया गया है. So we just have to follow the procedures and the methods which we have already followed in case of oscillation, in case of wave. Okay. Now let's continue to the next one. इसमें है magnetic flux lines हैं 3 into 10 to the power minus 4 वेबर के, यानी कि ये फ्लक्स है, 100 टर्न्स है, इंड्यूस EMF 1.5 है. तो टाइम इंटरवल कितना है ये पूछा. अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम इंड्यूस EMF लिखते हैं बेसिकली, तो वो हम लोग लिखते हैं n टाइम्स ऑफ d5 by dt. स्पेसिफिकली n को थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा जाए ताकि हम नंबर ऑफ टर्न्स को स्पेसिफाई कर पाए, उसको डिस्क्राइब कर पाए. तो इट गोज लाइक n टाइम्स ऑफ d5 by dt. अब देखें कितना EMF इंड्यूस हुआ है. सो आंसर है 1.5, n है 100. फ्लक्स की जो चेंजेस हैं
यही फ्लक्स मैक्सिमम लेवल पे हम कहेंगे भाई चेंज हो रहा होगा। तो इसकी जगह पे हम लोग सीधे सीधे कांस्टेंट वैल्यू मेंशन कर रहे हैं 3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग टाइम हमें निकालना है। तो जस्ट हैव अ रीअरेंजमेंट ऑफ इट। सो dt इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी 100 × 10⁻⁻2 अगर मैं गलत नहीं हूं, एंड देन डिवाइडेड बाय 1.5। सो dt इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2 which is 0.02 सेकेंड। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना 2 के साथ। So you got an answer of 0.02 सेकेंड। बहुत सिंपल, ठीक हो रही है बात? Yes. Let's take one more of same type. इसमें बताया जा रहा है in an AC circuit the current is given by certain equation. Initial value of the current is, करंट का इनिशियल वैल्यू क्या होगा? बच्चों इनिशियल का सीधा सा मतलब होता है ना, इनिशियल का सीधा सा मतलब होता है टाइम t इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे मैं t को 0 कर दूंगा। अगर मैं t को 0 कर दूंगा तो ये फैक्टर अपने आप में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब करंट की इक्वेशन में पूरी तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा साइन 6 टाइम्स ऑफ साइन, द ओनली थिंग लेफ्ट बिहाइंड इज 5/6, बिकॉज ये वाली जो चीज है ना, ये तो 0 हो गई, तो ब्रैकेट में बचा क्या? 5/6 बचा ना। 5/6 मीन्स 30, साइन 30 कितना होता है? हाफ। सो 6 into half, 3. that is 3 ampere. Very straightforward, very simple, very direct. Let's take the next question. इसमें बता रहा है द टाइम टेकन बाय एन एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज टू रीच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम। अब पहली बात तो बच्चों यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है 50 हर्ट्ज की, विच मीन्स f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि टाइम पीरियड इसका 1/f है। सो वी गॉट टू नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/50 सेकेंड। ठीक हो गया बात? अब यहाँ टाइम पीरियड का मतलब भी तो आप समझें। टाइम पीरियड का मतलब ये होगा कि जब हम इस वेव को पूरी तरीके से कंसिडर करेंगे तो इस पॉइंट से शुरू होके ये पॉइंट पर आने के लिए टी टाइम लगेगा, यहां से लेके यहां तक। Yes. लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे इसने पूछा कि 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम, मतलब सिर्फ इतना, सिर्फ इतना आने के लिए। तो बेटा सिंपल है ना, इसके ये एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया, 3 हिस्सा हो गया, 4 हिस्सा हो गया, मतलब दिस इज नथिंग बट अ करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ t/4 Yes. फॉर दिस सेगमेंट ओनली। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड टाइम इज t/4। नाउ व्हाट इज t? 1/50। 50. So 1/50 divided by 4, that make me write 1/200। है कि नहीं आसान? Yes. Let's take the next one. Question 9. An alternating EMF is given by E0 sin omega t. Okay, in what time the EMF will have its maximum value if it starts from 0? कितनी देर के बाद वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा अगर वो 0 पे है? तो इसी क्वेश्चन को रेफर करो, 0 से शुरू करते हुए मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? t/4. बस खत्म। वेव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपने यहाँ पे थोड़ा सा, कि वेव्स अगर डिस्क्राइब किए जाते हैं तो वो कैसे डिस्क्राइब किए जाएंगे। तो वही सारे फॉर्मूले वेव के लिए जो हम टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं, पीक वैल्यूज के लिए लगाते हैं, वेलोसिटीज के कैलकुलेशन, वेलोसिटी तो यहाँ नहीं आएगी, बट जो जनरल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे वेव्स के लिए कर। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन हियर। Now we have a coil which has got 10 turns and the area is 10⁻². Now it rotates in a magnetic field of 0.25 Tesla. If the maximum induced EMF is 25 milliwatt, the angular speed is। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होगा, हम लोग लिखते हैं n a b into ओमेगा। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 25 मिलीवोल्ट की, विच मीन्स 25 into 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न्स है 10, एरिया है 10⁻²।
मैग्नेटिक फील्ड है 0.25, तो बस आपको ओमेगा निकालना है और क्या। सो जस्ट कंटिन्यू, इसको 25 कर लो, 25 -2 -4 है ना, -3, तो कैलकुलेशन तो साफ नजर आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 and use the standard unit of omega as we used, radian per second, so that way we can just answer it. Okay, अब कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब थोड़े से ज्यादा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ये लाइक नीट के लिए लेवल पर भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, या बोर्ड्स की एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट यू पीपल टू रियलाइज कि हमने इससे पहले जो सॉल्यूशंस बनाए थे, खास करके आरएमएस वैल्यू को रेफर करते हुए, तो जरा उन चीजों को आप रिकॉल करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, इससे पहले एग्जामिनेशंस में पूछे भी गए हैं, कुछ एक क्वेश्चंस मैं ऐसे रेफर करके बना रहा हूं एंड सो ऑन, बट दीज क्वेश्चंस आर स्टैंडर्ड। अब इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट अपना डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको रिकॉल कराना चाहता हूं जो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर रखी थी। आपको याद होगा बच्चों, जब हम आई या ई के लिए कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ई के लिए अगर हमने इक्वेशन लिखा तो हम लिखते हैं E0 sin ओमेगा टी। अब जब हम इसकी आरएमएस वैल्यू बनाते हैं ना, तो हम ऐसे लिखेंगे ई आरएमएस का स्क्वायर इंटीग्रेशन फुल साइकिल लेते हैं ना 0 से 2 पाई या 0 से टी टाइम पीरियड के हिसाब से चले, तो इक्वेशन तो ये बनती है E0 sin ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से t dt। इनफैक्ट हमको इसका स्क्वायर करना होता है ना, याद है? तो इसी को हम सॉल्व करते 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 फिर फाइनली उस कंडीशन पर पहुंचते हैं कि ये बन जाता है E0 बाई √2। आई होप आपको ये याद होगा। मतलब पता ये चला कि, पहले कंफर्म कर लो आपको ये याद है ना? यस। नहीं तो आप पिछला लेक्चर जरूर रेफर करना आगे कंटिन्यू करने से पहले। इफ यू आर सीइंग रिकॉर्डिंग्स तो पहले पिछला लेक्चर आप जरूर देखना, फिर उसके बाद आरएमएस के ऊपर हम डिस्कशन अच्छा खासा कर पाएंगे, बिकॉज आई विल बी डीलिंग विद सम क्वेश्चंस विद अ लिटिल मोर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड। सो आई वाज ऑन अ पॉइंट कि जब कभी भी हमको आरएमएस वैल्यू निकालना होता है तो जो ईएमएफ या करंट की इक्वेशन है उसका जो फॉर्म है उसका हम स्क्वायर एवरेज लेते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन का टेक्निक यूज करके। ये एवरेज निकालने का तरीका है, लेकिन जब हम उसका एवरेज ले रहे होंगे तो उस टर्म का स्क्वायर होता है। और ये पावर की इक्वेशन से हम लोग हैंडल करते हैं। पावर के लिए मैंने पहले आपको करंट के बारे में ऐसे बताया था, आपको याद होगा कल जो मैंने इक्वेशन सॉल्व कराई थी यानी कि पिछले लेक्चर में, तो हमने कुछ यूं लिखा था आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से t I0 sin ओमेगा t का स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से t dt। कुछ याद आया? इसी चीज को फॉलो करके हम फाइनल आरएमएस वैल्यू तक पहुंच रहे थे। ठीक हो गई बात? यस। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इस चीज से मैं आपको रिकॉल क्या कराना चाह रहा हूं, मेरा इंटेंशन क्या था इस पे बात करने का? तो बिल्कुल सिंपल है, मेरा इंटेंशन ये था कि जो भी करंट का या ईएमएफ का फॉर्म है, जिस किसी फॉर्म में उसकी इक्वेशन लिखी गई है, उसका आपको स्क्वायर एवरेज करना है। इंटीग्रेशन में आपको उसका एवरेज निकालना है, लेकिन ऐसे स्क्वायर टर्मिनोलॉजी में। तो फिर एंड रिजल्ट जो आएगा वो आरएमएस की वैल्यू हमको दे देगा। तो जैसा भी फॉर्म है, जैसी भी इक्वेशन है, जैसी भी कंडीशन हमें दी गई होगी, उसके हिसाब से हम उसका एवरेज निकालेंगे मैथमेटिकल फॉर्मेट में, तो हमें आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे इन दोनों केसेस को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे जो हमें आंसर मिलता है, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं, तो वो मिलता है बेटा E0 बाई √2, और यहां पे जो हमको फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है I0 बाई √2। याद होगा आपको। अब आए इस क्वेश्चन पर। हमें एक सॉटूथ वेवफॉर्म दी गई है। सॉटूथ वेवफॉर्म साइनोसॉइडल नहीं है, ऐसी पूरे 0 से स्टार्ट करके ऐसे यूं नहीं चल रही है, इट्स अ काइंड ऑफ सॉटूथ वेवफॉर्म।
तो अब हमको इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है, एंड दैट टू फॉर एन इंटरवल ऑफ 0 to 2t। अब यहाँ एक और फैक्ट मैं आपकी इंफॉर्मेशन में ऐड कर दूं, हालांकि रिपीट कर रहा हूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था मैं ये, कि आरएमएस जो वैल्यू निकाली जाती है वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए नहीं निकलती है। आप चाहे उसको 0 से t के लिए निकालें, 0 से t/2 के लिए निकालें, या 0 से 2t के लिए निकालें, इट्स जस्ट गोइंग टू बी सेम। तो इंटीग्रेशन करते वक्त हमेशा सिमेट्री लेना। अब ऐसे इतना लंबा इंटरवल लेने की जरूरत नहीं है। 0 से 2t का आरएमएस भी वही आएगा जो 0 से t का आएगा। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ऐसे 0 से 2t की तरफ नहीं जाएंगे, हम बेसिकली 0 से t यही यूज करेंगे, और जो 0 से t का रिजल्ट होगा वही 0 से 2t का रिजल्ट भी हो जाएगा। समझ आई बच्चों बात? Yes. अब बहुत अच्छी बात है, मैं आरएमएस इसका निकाल तो लूं, लेकिन आरएमएस निकालने के लिए, आरएमएस को पता करने के लिए, उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आप जरा सोचें। क्या मुझे उसकी इक्वेशन पता करनी पड़ेगी? क्योंकि जब तक मैं इक्वेशन नहीं जानता हूं तो फिर मैं उसका स्क्वायर एवरेज कैसे निकालूंगा? तो मुझे इसकी पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि इसकी इक्वेशन कैसी है, फिर उसके बाद मैं उसका स्क्वायर एवरेज निकाल करके उसका आरएमएस वैल्यू में फाइनलाइज कर लूंगा। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाए, तो जरा इस वेवफॉर्म को बहुत ध्यान से देखो। अगर आप इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखते हैं तो वैसे तो ये सॉटूथ है, लेकिन अगर आप इसको केयरफुली देखते हैं, किसके एक सेगमेंट को केयरफुली देखते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे भाई, इसका स्लोप निकालेंगे। तो यहां पे मैंने एक एंगल ले लिया, लेट्स से कि मैं यहाँ पे थीटा एंगल लेता हूं, और अगर मैं इसका स्लोप फाइंड आउट करता हूं, तो बेटा स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रायंगल इस्तेमाल कर लें। तो ये साइड हो गई v0 और ये नीचे वाली साइड हो गई t/2। तो स्लोप क्या आया, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप मिला 2 टाइम्स ऑफ v0 डिवाइडेड बाय t। करेक्ट है? स्ट्रेट लाइन के केसेस में स्लोप को अक्सर हम लोग m बोलते हैं ना, वी कॉल इट एज m। Yes. अब ये है तो स्ट्रेट लाइन, तो क्यों ना इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के पैटर्न पे लिखी जाए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब y एक्सिस पे कौन चल रहा है, तो y एक्सिस पे v चल रहा है, वोल्टेज, ईएमएफ। स्लोप हमने अभी अभी निकाला, कितना था, 2v0/t. v0 डिवाइडेड बाय t। x एक्सिस पे कौन चल रहा है, टाइम t, प्लस c कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं। x को 0 कर दो, y को 0 कर दो, या x को 0 कर दो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, M. माइनस वी नॉट। ये मैथ्स का बच्चा अच्छा समझेगा। तो ये जो इनिशियल कांस्टेंट है, बिगिनिंग वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, माइनस वी नॉट, मतलब स्लोप और ये सब स्ट्रेट लाइन की कंडीशन को समझते हुए हमको इक्वेशन मिलती है 2 टाइम्स ऑफ v0 डिवाइडेड बाय t इनटू t माइनस वी नॉट। अब बच्चों क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो सॉटूथ वेवफॉर्म चल रही है इसकी इक्वेशन ये है, बिकॉज़ इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो इसकी इक्वेशन मिल गई हमको। बात समझ आई? यस और नो? अब ये जैसी इक्वेशन है वैसी ही अगली भी होगी, वैसे ही उसकी अगली भी होगी, वैसे ही उसकी अगली भी होगी। मतलब ये अपने पैटर्न में जिस हिसाब से चल रही है उसका फॉर्मेट ये है। गौर से देखो तो, क्या कहते हो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, कंफर्म करो, घबराओ मत। अगर डर लग रहा है, गलत लिखा है, ऐसे लग रहा है तुमको कि नहीं समझ नहीं आया, तो बोलो सर समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कर देते हैं। और बट जल्दी रिस्पॉन्स करो प्लीज, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेक 4-5 सच क्वेश्चंस। यस, क्लियर हुआ? यस यस हाँ। अब आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका क्या है हमारा, तो हम गिवन इक्वेशन का स्क्वायर एवरेज करते हैं। ये देखो, अगर इक्वेशन ऐसी गिवन है तो आरएमएस निकालते वक्त स्क्वायर एवरेज करते हैं उसका, लाइक दैट। तो यहां पे भी अगर मैं आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे यूं लिखना पड़ेगा ना, वी आरएमएस, क्योंकि यहां वोल्टेज को वी बोला गया है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से t, जो भी v की आपकी इक्वेशन है उसको स्क्वायर करो, ये टाइम के साथ चल रही है इसलिए dt डिवाइडेड बाय 0 से t dt। मैथ्स में ये एवरेज करने का तरीका है। समझ आई बात? यस और नो? Yes.
अब ये डिनोमिनेटर पहले सॉर्ट आउट कर लो, इसका टेंशन हटाओ। 0 से t, ये dt का इंटीग्रेशन कर दो, t हो जाएगा, t बाहर निकाल लो, खत्म हो गई बात। तो ये हो गया VRMS का स्क्वायर, ये मैंने 1/t बाहर निकाला। अब ये इंटीग्रेशन चला 0 से t। अब आप मुझसे एक सवाल भी कर सकते हैं यहाँ पे, सर क्वेश्चन में तो बोला उसने कि 0 से 2t का इंटीग्रेशन, 0 से 2t के लिए RMS निकालो। तो आई हैव ऑलरेडी गिवन एन एक्सप्लेनेशन, चाहे आप 0 से 2t के लिए RMS निकालो या 0 से t के लिए RMS निकालो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके के प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे तो आप सिंपलेस्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें सिमेट्रिक लेवल पे। जितनी आसान तरीके की लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उतनी आसान तरीके की लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे यूज करें। अच्छा, अब इसका करना है स्क्वायर, तो लेट मी राइट दिस इक्वेशन वंस अगेन। मैं हर एक स्टेप पूरी पूरी बताता हूं आपको, डोंट वरी, इत्मीनान से चलेंगे। ये इसका स्क्वायर करें और ये dt। मैथ्स की वजह से खास करके नीट के स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, तो इसलिए मैं हर स्टेप पूरी लूंगा। और सीईटी वाले स्टूडेंट्स या मैथ्स वाले स्टूडेंट, जेई वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपको आता भी होगा तेजी से, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के सुने। अब इसका स्क्वायर करो, आप इसका स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा 4v0 का स्क्वायर, ये फिर t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कैपिटल T का स्क्वायर, माइनस 4 V0 स्क्वायर फिर एक बार स्क्वायर, सिर्फ t डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, प्लस v0 का स्क्वायर। सही है। यस अब ये हर चीज का इंटीग्रेशन करना है, ये याद रखो, इंटू dt। अब एक एक करके हर एक चीज का इंटीग्रेशन शुरू करो। VRMS का स्क्वायर, ये बाहर था अपना 1/t। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, केयरफुली बताओ, इस वाली चीज का। तो 4v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, इसको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट्स है, t क्यूब बाई 3 इनटू ये हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इनफैक्ट अगर मैं लिमिट्स को भी जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर लूं तो आप इस बात को समझ पाएंगे, यहाँ पे कैपिटल T क्यूब आएगा, क्योंकि एक लिमिट तो 0 है, दूसरी लिमिट कैपिटल T है, तो लोअर लिमिट तो कट ही जाएगी, खाली अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना होगा ना। यस माइनस यहाँ पे क्या आएगा वापस से, 4v0 टाइम्स स्क्वायर ऑफ v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इनटू t स्क्वायर बाई 2 t स्क्वायर बाय 2 प्लस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, v0 का स्क्वायर t। यस ये हो गया आंसर। अब ये जो बार पड़ा हुआ t है, अगर मैं इसको अंदर ले लेता हूं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, t क्यूब इधर के t क्यूब से कैंसिल, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इधर t स्क्वायर से कैंसिल और ये t कैंसिल। तो समझ ये आया कि ये सब निपट रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। दैट्स इट। अब आपके पास इस पूरी कैलकुलेशन में बाकी क्या बचा, VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस v0 स्क्वायर। टेक सर्टेन LCM, 6 ले लें, तो दिस विल बिकम 8 v0 का स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम 6 के हिसाब से 12 v0 का स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम 6 v0 का स्क्वायर। सॉल्व करें, 12 8 6 2 2 v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यानी कि VRMS इज इक्वल टू v0 डिवाइडेड बाय √3। अब ये हमको नया आंसर मिला। वैसे देखो तो हमको ये मिलता है ना, E0 बाय √2। ये पिछले लेक्चर में हम सॉल्व भी कर चुके थे, पूरा इसी तरीके का पूरा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन हमने किया था।
अब ये नया आंसर मिला, नया आंसर का मतलब ये है कि जैसी इक्वेशन होगी वैसा आंसर आएगा। समझ रहे हैं बात? इसमें की पॉइंट क्या याद रखना है, बेसिक बात क्या याद रखनी है कि जो अल्टरनेटिंग सोर्स है ईएमएफ का है या करंट का है, जो भी है, उसकी जो भी इक्वेशन हमको गिवन होगी ना, उसका अगर हम स्क्वायर एवरेज निकालते हैं इंटीग्रेशन के मेथड से, तो हमको वीआरएमएस मिल जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात आपने यहां पे याद रखनी है। और साथ में एक लॉजिक अच्छे से लगाना है, ये इंटरवल हमको कुछ भी दे दे, वो हम कन्वीनियंट इंटरवल जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान होता है वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि वीआरएमएस ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इंटरवल से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी इंटरवल लेके कैलकुलेशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स लेवल पे करते जाएं, आपको आंसर फाइनली वही मिलेगा। तो व्हाई टू अननेसेसरीली मेक आवरसेल्फ इन बर्डन कि भाई ये इंटरवल पे कैलकुलेशन करो, चीजों को आसान रखो, सिंपल कर लो, सिमेट्री लेवल पर इंटरवल को चॉइस करो और इक्वेशन फाइनलाइज कर लो। आ गया समझ में? यस। Yes. Let's take one more such question. थोड़ा ध्यान से देखना है इसको और परेशान नहीं होना, मतलब आई जस्ट वांट टू से दैट यार टेंशन नहीं लेना कि यार इतना सारा मैथमेटिक्स क्यों करना है। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली। अब जो स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब सीईटी के लिए, जेई और सीईटी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये अच्छा खासा रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल है, तो करना ही है इन्होंने। नीट वाले स्टूडेंट थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे, इतना मैथ्स हमको क्या जरूरत है, नहीं ऐसा नहीं, आप उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखो। अब देखो, जब कभी भी सॉटूथ वेवफॉर्म आएगी और इस नेचर की आएगी, -v0 से शुरू करते हुए सो एंड सो, तो हमेशा उसका आंसर यही आएगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड आंसर है और प्रॉब्लम्स अक्सर इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, तो टू सम एक्सटेंट आप इन रिजल्ट्स को याद भी रख सकते हो। अब ये क्वेश्चन के लिए मुझे आपके पास से इनपुट चाहिए। करंट इन अ डिस्चार्जिंग एल आर सर्किट, एल और आर एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर है, डोंट वरी अबाउट इट। ये इंडक्टर वही है जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था, एक सोलोनॉइड कॉइल होता है ना, वो वाला। तो उसमें ऐसा करंट गिवन है, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू। बस आरएमएस वैल्यू क्या है ये निकालने के लिए बोला है। तो बच्चों इसकी इक्वेशन पे ध्यान लगाओ आप। तो इक्वेशन है I0 e raised to minus, let me write, t by tau. Now how do I find the RMS value, जरा बताओ तो मुझे। IRMS क्या करूं मैं इसको, तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं? Hmm. 0 से टाउ का टाइम इंटरवल है जैसे उसने बोला है, चुपचाप से यहां आई स्क्वायर dt कर दूं Hmm. डिवाइडेड बाय dt. 0 से टाउ और यहां कर दूं dt। आया समझ में? मेथड समझ में आया क्या करना है? Yes. ठीक है, फिर आप कैसा भी प्रॉब्लम आए, आप थोड़ा बहुत मैथ्स अगर जानते हैं तो आप चीजों को आराम से निकाल लेंगे यहाँ पे। आप कंटिन्यू करें इसको। तो ये हो गया आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉर्ट आउट कर लो, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन टी होगा, अपर Tau. लिमिट लोअर लिमिट करोगे तो टाउ आ जाएगा। तो पहला काम, एक काम कर लो कि ये 1/टाउ को बाहर निकाल दो। अब इंटीग्रेशन चलाओ 0 से टाउ आई स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा I0 का स्क्वायर ई रेस टू, इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, -2t/टाउ, ठीक हो गई बात, Hmm. dt। आप थोड़ा सा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन आपने करना है ठीक तरीके से। सबसे पहले तो देखो आई स्क्वायर जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो तो पीक वैल्यू है और वो कांस्टेंट है, तो ये चला गया बाहर, ये बाई टाउ। हाँ, आप इंटीग्रेशन करो इसका, ई रेस टू -2t/टाउ, आपने करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टाउ/2 ई रेस टू -2t/टाउ फॉर अ लिमिट्स ऑफ
0 टू टाउ, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, ये क्लोज। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, इट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब सबसे पहले तो ये टाउ और ये टाउ कैंसिल कर दो, निपटा दो इसको। ठीक है, so this will become IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस बार ले लिया मैंने, I0/2 e रेज टू माइनस 2t/टाउ। डोंट फॉरगेट लिमिट्स, अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं हमको। आप पहले अपर लिमिट लगाओ, केयरफुली लगाओ अपर लिमिट, क्या होगी बताओ मुझे। e raised to minus 2 हाँ, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस I0/2, ठीक से लगाओ, e रेज टू माइनस 2 tau by माइनस e रेज टू 0। yes ठीक है, t की जगह टाउ पुटअप करूंगा, टाउ टाउ कैंसिल, तो e रेज टू माइनस 2 बचा ना, और बाद में e रेज टू 0, t की जगह पे 0। अच्छा, e रेज टू 0 क्या होता है, 1। सो दिस इक्वेशन विल बी सिंप्लीफाइड एज IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस I0/2। क्या हम इसे ऐसे लिखें, yes मच बेटर। सो दिस विल बी IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू I0/2 माइनस, अरे एक सेकंड, मैं गलती कर रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर है ना इसका, तो बाद में परेशान हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा फिर। देखो स्क्वायर है, देखो स्टार्ट से स्क्वायर किया था ना, बाहर निकालते वक्त में रह गया लिखना। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यूं मिलेगा 1 माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। आप चाहो तो ये माइनस एडजस्ट कर लो, अगर आपने ये माइनस एडजस्ट किया तो आपको मिलेगा I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। सही जा रहे हैं। yes अब फाइनल आंसर IRMS इज इक्वल टू, हर एक चीज का स्क्वायर रूट करना है, तो I0 का स्क्वायर है तो ये तो I0 हो जाएगा, I0 by root 2 √2, उससे बेहतर है ई बाहर लिखो और बाकी जो सब कुछ है वो रूट के अंदर ले लो, ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देख लो, yes मतलब चूंकि मैं स्क्वायर रूट कर रहा था तो ये ई में अंदर बाहर ले आया और ये 2 अंदर ले जाके ये पूरा जो बची हुई चीज है ब्रैकेट, इसका पूरा मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये आंसर आया इसका। अब दिखने में काफी लंबा चौड़ा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन है, लेकिन रूल बड़ा सिंपल है कि जब भी आरएमएस वैल्यू हमने निकालनी है तो आपने करंट या ईएमएफ की जो गिवन इक्वेशन है उसका स्क्वायर एवरेज इंटीग्रेशन करके निकालना है। ठीक है, आ रही बच्चों बात समझ में? yes sir हम्म। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन मैं फिर एक बार आपके सामने रखता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या आएगा आंसर बताओ तो, बिना टेंशन के फौरन। 0 by गलत बोल रहा है बेटा तो, E0 by root 3 यस, एवरेज V0 by root 3 एवरेज एवरेज, वो तो आरएमएस है ना। अच्छा चलो टॉपिक को थोड़ा कंफ्यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, इसको होल्ड पे रखते हैं, बाद में देखेंगे इसको। एवरेज पूछ लिया इसने, एवरेज अलग होता है और आरएमएस का कैलकुलेशन अलग होता है। अभी फिलहाल हम लोग आरएमएस से चल रहे हैं तो पहले आरएमएस वाली चीजें निपटा देते हैं, ये थोड़ा सा लाइन से हटा देते हैं। एनीवे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको केयरफुली रीड करो।
रीड करो केयरफुली क्या बोल रहा है, देखो। वैसे ये जो क्वेश्चन मैंने अभी पुटअप किया था, आंसर किसी ने दिया था, अब आंसर दे चुके हैं आप, तो फिर खत्म ही कर देना बात को। किसने दिया था आंसर? सही बोला था बिल्कुल। आरएमएस नहीं पूछा है बेटा। क्या कहते हो? अरे एसी का फुल साइकिल एवरेज क्या होता है? 0। बस, दिया तो था आंसर, आपने बताया था ना आंसर अभी थोड़ी देर पहले। यस। हाँ, चलो अब इस पर आते हैं। नाउ इफ अ डायरेक्ट करंट वैल्यू ए एम्पियर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन एन अल्टरनेटिंग करंट, तो एक अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है बी साइन ओमेगा टी, उसके ऊपर जो है ना एक डायरेक्ट करंट डाल दिया, तो फिर आप उन दोनों का कंबाइन आरएमएस क्या होगा पूछ रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे ना उसकी एक इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन मिलेगी तभी मैं आरएमएस जोड़ा पाऊंगा, आरएमएस का जिसे कहेंगे ना मैं अरेंजमेंट कर पाऊंगा। तो अगर मैं बहुत ध्यान से लिखूं या करंट की इक्वेशन, तो ये ऐसी होगी कि ए वैल्यू और ये वाली वैल्यू का एडिशन, क्या कहते हो? उसी ने तो बोला ना कि एक डायरेक्ट करंट है जिसका वैल्यू ए है, वो सुपर इंपोज कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, ऐड कर दिया गया एक अल्टरनेटिंग करंट के साथ। मतलब अब जो मेरे पास करंट की इक्वेशन है, क्या वो इस फॉर्म में है? सोचो बेटा। अब आरएमएस निकालते हैं। आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करें अब आप ही बताओ। इंटीग्रेशन 0 से t, जो भी करंट की इक्वेशन है अपने पास उसका स्क्वायर और dt। अच्छा dt ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप अगर थीटा के फॉर्मेट में आपके पास इक्वेशन है तो ये 0 से 2 पाई करके डी थीटा कर दो आप। बट अक्सर टाइम के साथ ही हम इंटीग्रेट करते हैं, और क्या होगा फिर आगे। 0 से t dt। अब डिनोमिनेटर पहले हटा दो, अब ये डिनोमिनेटर तो क्या निकलेगा, ये t निकलेगा, ये सब अब जानते हैं हम, बात खत्म हो गई है ना। तो ये तो हो जाएगा 1/t, इसका कोई टेंशन नहीं। इंटीग्रेशन 0 से t चलेगा। अब बताओ तो क्या करना चाहिए। a प्लस बी साइन ओमेगा टी, लेकिन इसका करना है हमने स्क्वायर, याद रहे इसका हमने करना है स्क्वायर, फिर आगे dt। क्या कहते हो? अब इसका ठीक से स्क्वायर करो बिल्कुल अच्छे तरीके से। सो क्या इक्वेशन मिल रही है देखो, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1/t बाहर है, ये इंटीग्रेशन हमें करना है 0 से t। अब इसका स्क्वायर करो अच्छे से, ये हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab sin omega t ऐसे लिखता हूं b स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab sin omega t sin ओमेगा t, एंड डोंट फॉरगेट इंटीग्रेट dt। अब 1 बाई 1 हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बट बिफोर दैट इसको सिंप्लीफाई कर लो आप जरा, इसका सिंप्लीफिकेशन करो। थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है, बट वी जस्ट हैव टू गो फॉर इट। तो ये 1/t, ये इंटीग्रेशन 0 से t, पहला टर्म तो है अपना a स्क्वायर dt, चलो ये निपट गया, dt अंदर ले लिया मैंने इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे 1 माइनस cos square omega शाबाश cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2, सही जा रहे हैं, dt प्लस 2ab साइन ओमेगा t dt, करेक्ट है? ऐसा नो? yes ऑफ कोर्स ये इंटीग्रेशन सब पे चल रहा है यहाँ पे एक साथ, सिर्फ दिखा यहाँ पे रहा हूं लेकिन ये सब पे चल रहा है, करेक्ट हो रही है बात? yes अब इसका क्या होगा बताओ। a square t ए स्क्वायर टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, टी टी कैंसिल, तो बचा ए स्क्वायर।
ठीक है ना। चलो एक स्टेप मैं थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा आराम से चलते हैं, चीजों को ठीक से समझते हैं। तो ये हो गया 1/t। ऑफ कोर्स आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा एक कर्ली बड़ा ब्रैकेट लगा लें ताकि हर एक चीज का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि ये इंटीग्रेशन सब पे चल रहा है, लाइक ये ऐसे, ठीक है। तो ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, ये इंटीग्रेशन आपका चल रहा है 0 से t, you continued with a square dt plus, let me write b square divided by 2 minus, सही जा रहे हैं ना, b square cos 2 omega t divided by 2, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी dt आएगा, यहाँ पे भी dt आएगा, प्लस 2ab sin omega t dt, सही है। यस। अब कुछ चीजें ओरली सुन लो, ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा नहीं करते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन साइन हो जाएगा। फिर साइन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है तो एक 0 है, और दूसरी t है। t का मतलब यहाँ पे ये जो ओमेगा है ना, ये भी तो 2π/t होता है। तो एक बार ये साइन 0 हो जाएगा और दूसरी बारी हो जाएगा साइन 4π। और साइन 0 भी 0 होता है और साइन 4π भी 0 होता है, मतलब ये टर्म पूरा का पूरा 0 होने वाला है आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक हो गई बात। आ रहा है ना समझ में, क्या लिख के बताएं। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन 2 ओमेगा टी, बाकी सब छोड़ दो, 0 से t, ये हुआ ना इसका इंटीग्रेशन। अब अपर लिमिट लगाओ, साइन 2 ओमेगा का मतलब क्या होता है 2π/t इंटू टी, करेक्ट है, माइनस साइन 0, ये t कट गया, इधर क्या बचा, साइन 4π माइनस साइन 0। व्हाट इज साइन 4π, 0, एंड व्हाट इज साइन 0, 0। मतलब ये पूरा रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इन चीजों को याद भी रखना चाहिए हमने, टाइम बचता है हमारा, सीधे सीधे हम उसका कंक्लूजन दे देंगे यहाँ पे कि ये 0 हो जाएगा। और इतना सारा फिजिक्स शुरुआत से पढ़ते आते हैं तो ये चीजें याद रह जाती हैं। अब बारी आती है ये साइन ओमेगा टी की। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस। वेरी गुड। तो लिख के देखते हैं, ये हो गया बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी। वो ओमेगा बाहर आएगा नीचे जाएगा वो सब बात की बात है या, लेकिन कॉस तो आ रहा है। लिमिट्स क्या है, 0 to t। अब पहले अपर लिमिट लगाओ, माइनस कॉस ओमेगा का मतलब 2π/t इंटू टी, क्या कहते हो, यस, माइनस माइनस प्लस कॉस 0। अच्छा ये t और ये t कैंसिल हो गया। अब ये बताओ कॉस 2π क्या होता है, 1। तो ये हो गया 1 और पहले से माइनस था। कॉस 0 क्या होता है, 1। अब एक 1 कैसा है, माइनस, दूसरा 1 कैसा है, प्लस, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, 0। तो इन चीजों को याद रखना चाहिए। फुल साइकिल एवरेज है बेटा वो, फुल साइकिल एवरेज 0 ही होता है, हम पढ़ चुके हैं। अरे 0 से t फुल साइकिल साइन 0 ही होता है ना। ओके, तो फुल साइकिल एवरेज 0 वैसे भी गेस कर सकते हैं हम इसको। अच्छा पता ये चला कि अब ये भी निपट गया 0 में, ये भी निपट गया 0 में। अब यहां क्या बचा, t, a स्क्वायर बचा, और ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, b²t/2। और ये dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और ये बाहर से t अंदर मल्टीप्लाई होके वो भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब ओवरऑल लेवल पे IRMS स्क्वायर के लिए क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b²/2। तो फाइनल आंसर क्या है, IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b²/2। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट टू गो फॉर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस तरीके का कोई भी फॉर्मेट अगर हमारे सामने आता है तो ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
समझे? Yes. लेट मी राइट दिस वंस अगेन, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो हम इतना नहीं सॉल्व करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, इन चीजों के स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने दिमाग में बिठा लेने हैं कि भाई इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ये बनता है, दैट्स इट। वी डोंट हैव टू वरी, वी डोंट हैव टू थिंक मच ऑन इट। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, देखो अपने पास, जो इसी तरीके के रेफरेंस को बताता है। लेट मी सर्च। ये मैं असाइनमेंट जो दिया हूं ना आपको, उसमें से क्वेश्चंस ले रहा हूं ये। ओके, कुछ और मिलते हैं क्या, देख रहा हूं मैं। ओके, एक और क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद निपटा दें। अब ये जो चीज है ना, आप इसको खुद निपटा दें, और ये ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं आपको, और कोई गलती नहीं करना। अब अभी अभी हमने इक्वेशन बनाई थी, लेट मी राइट इट वंस अगेन। a प्लस बी फंक्शन था कुछ तो भी। अब वो फंक्शन साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, आगे कुछ, आगे और एक फेज एंगल आ सकता है उसका, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। तो आरएमएस का वैल्यू ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जस्ट डू अ वेरी प्रॉपर कंपैरिजन। a की जगह कौन है? 3. 3। b की जगह कौन है? 4। बाकी वो फंक्शन कुछ भी रहने दो, साइन है तो साइन चलेगा, कॉस है कॉस, जो भी, व्हाटएवर इट इज। अभी वैसे तो स्टैंडर्ड साइन के साथ ही लिया जाता है। हाँ, आगे एक एडिशनल कांस्टेंट फेज आ गया, इपोक जिसको हम बोलते हैं ना, एडिशनल फेज आ गया वो, उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरएमएस तो आरएमएस ही रहेगा, कहीं से भी शुरू करो तुम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में आरएमएस वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड है? Under root 17. वेरी गुड। a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 16 बाई 2 8 हो गया, 9। 9 प्लस 8 दैट इज रूट 17। था ना आसान? यस। अब Yes. इसमें आप एक और करें, ये मेरे ओपिनियन में काफी अच्छा क्वेश्चन निकलेगा अगर हम कर पाए इसको ठीक से। तो मैथ्स बहुत लगाना पड़ेगा आपको इसमें, बस इतना ही है कि आपने प्रॉपर मैथ्स लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आपको आनी है। ये जो क्वेश्चन है ये नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए उतना नहीं, लेकिन जो जेई और बाकी चीजें कर रहे हैं ना, उनके लिए ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। ट्राई करें आप, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये इसका आंसर है। ओके, कर पाएंगे? यस सर। दिस इज द आंसर। अब ये रिजल्ट भी ना अपने आप में स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इसमें प्रोसीजर वैसे ही करेंगे, आपको इक्वेशन गिवन है ना ये वाली, तो आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अगर हम सब लिख के बता दें इसको पूरा, तो इसका ई आरएमएस चलेगा, आई आरएमएस नहीं। ई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t बाहर आ जाएगा, ये तो पक्का पता है हमको, Hmm. ठीक है ना। जो इंटीग्रेशन हमने चलाना है 0 से t फुल साइकिल के लिए, वो हो जाएगा E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 कॉस ओमेगा टी, इसके स्क्वायर dt पे। क्या कहते हो? तब इसका प्रॉपर स्क्वायर करना है आपने। E1 ब्रैकेट ओपन करना है, E1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस E2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब मैं यही आपको बोल देता हूं कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जो होता है ना, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। आप कर पाएंगे? मैं सॉल्व करके दिखा दूं पूरा।
कर लेंगे सर। है, कोशिश करो और ये आंसर है इसका। और मुझे तो आंसर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि देखो इसमें E1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को फिर मैं एक बार वैसे ही लिखूंगा 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। उसको भी मैं वैसे ही लिखूंगा, उसी ऑर्डर में लिखूंगा, वैसे ही तरीके से लिखूंगा इसको भी मैं, एंड वी कैन जस्ट मैनेज द आंसर। मैनेज क्या, ऑब्टेन द आंसर, नॉट मैनेज। निकाल सकते हैं आंसर हम। अच्छा, पिछले लेक्चर में देखो एक क्वेश्चन हमने लास्ट में करते करते थोड़ा सा रह गया था, और उस वक्त भी मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा मुझे इसके लिए डाउटफुल लग रहा है कैलकुलेशन, तो गड़बड़ कर दी थी हमने क्वेश्चन करते वक्त। ये वाला है ना, लास्ट ये वाला ही करा था हमने। अब ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, ये जो है ना वैसे ही पैटर्न पे दिख रहा है, ये देखो। हाँ, फंक्शन साइन है, बट रिजल्ट्स इसी तरीके से आते हैं इसके भी। अगर हम देखें तो रिजल्ट इसी तरीके से आते हैं इसके। तो ये एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ कैलकुलेशंस बनता जाता है। अब इस हिसाब से कैलकुलेशन करें इसका, इस रिजल्ट को फॉलो करते हुए, तो आंसर क्या आएगा? ये E1 हो गया अपना, और ये क्या हो गया? E2। ये वो वाला वेक्टर कैलकुलेशन यहाँ पर आप अज्यूम ना करें। थोड़ा सा हमको ऐसा लग भी रहा था कि यहाँ वेक्टर कैलकुलेशन करना है क्या, बट मैं बाद में उसको थोड़ा रियलाइज किया कि नहीं यार, ये तो आरएमएस के कैलकुलेशन हैं, ये पूरी तरीके से अलग है ना। तो ERMS अगर हम यहाँ करते हैं, √2। तो इफ यू कंटिन्यू विद द कैलकुलेशन देन इट विल बिकम 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल बिकम 100/2। रूट 50 आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो 25 into 2 यानी के पाई√। तो यही आंसर है उसका। ऐसे वो वेक्टर एडिशन वाला मामला यहाँ पे आप मत अज्यूम करो। इन फर्स्ट साइट हमको ऐसा लगेगा कि भाई दो जैसे हम अक्सर यू में से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशंस करते हैं ना, इन केस ऑफ SHM कह लीजिए या इन केस ऑफ वेव्स, तो हमको ऐसा लगेगा कि दोनों को हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे एक पूरा कैलकुलेशन अलग ही है। तो this is all about the very introductory idea of what the AC circuits starts with। तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग जो EMF के सोर्सेस हैं, उसमें हम इन सभी वैल्यूज का यूज करते हैं। पीक वैल्यूज आती हैं, एवरेज वैल्यूज आती हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आती हैं, हाफ साइकिल एवरेज आता है, और एट लास्ट हम RMS पर बात करते हैं। तो RMS के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल वे ऑफ थिंकिंग जरा ज्यादा रिक्वायर्ड है, एंड द रिजल्ट्स व्हिच वी यूजुअली फाइंड आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो बहुत ज्यादा भी आप उसमें एफर्ट्स वेस्ट मत करो। इन सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को अपने जहन में एक बार बिठा लो कि भाई ये आंसर आते हैं, इसके इस तरीके से हमें सॉर्ट आउट करना है। तो चाहे आप नीट दें या जेई मेन तक के कंसिडरेशन भी करें, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होंगे, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे। आप अगर मेमोरी बेस्ड भी इसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, तो इट विल हेल्प यू आउट। आपको ये सफिशिएंट हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मेनली इस चैप्टर में जो इस चैप्टर का थीम है, इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF के सोर्सेस जब हम अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि रेजिस्टर या इंडक्टर कॉइल या कैपेसिटर या इन तीनों को एक साथ, तो फिर ये कंपोनेंट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? क्या वो वैसे ही रिस्पॉन्स करेंगे जैसे DC या डायरेक्ट वैल्यू ऑफ करंट को या डायरेक्ट वैल्यू ऑफ EMF को रिस्पॉन्स करते हैं, या इसमें कुछ और वेरिएशंस आते हैं? ये मेन थीम है चैप्टर का। चूंकि हमको वो बहुत डिटेल में पढ़ना है, उससे रिलेटेड सारी फेज कंडीशंस। अब आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ मामला जो है ये एंगल्स और फेज पर डिपेंड करता जाता है। सो हाउ एग्जैक्टली द कंपोनेंट्स आर गोइंग टू रिएक्ट, हाउ एग्जैक्टली द कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बिहेव फॉर सच पावर सोर्स व्हिच इज अल्टरनेटिंग। तो आगे के लेक्चर्स में हम इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। एक वार्निंग भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि जरा ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया तो हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे ना करें। आप डरे नहीं, चीजों को
सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, उनको याद रखें कि कैसे सॉल्व किया गया है। तो वैसे भी जो चीजें मैंने आपको बताई ये कॉमन सा प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन करना ही पड़ता है अगर हम नीट या सीईटी या जेई के लिए एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, सो 1 से 2 बार लेक्चर को देख लेना, थोड़ा सा लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद रखना, काफी हो जाएगा। ठीक है, रुक जाए फिर यहाँ पे। यस Yes.